हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राउल्ट का लॉ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको इसके सूत्र के बारे में बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा और इससे रिलेटेड अंकित प्रश्न भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए देख, ये राउल्ट का नियम था। ठीक है, बट राउल्ट के नियम से पहले, ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले, इस फार्मूला को समझने से पहले यहाँ पे आप कुछ और समझ लेते हैं जिसकी वजह से ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। अगर मैं कहूँ बिलियन, तो बिलियन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, इसमें एक विलायक होता है, एक विलायक। ठीक है, एक कौन होता है? बिलियन। ओवरऑल दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? एक बिलियन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक बिलियन बना लिया। सपोज इसके एन मोल स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है, कैपिटल एन विलायक के मोल। बट बिलियन में क्या होगा? दोनों के मोल एन प्लस एन दोनों। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं कि विलय का मोल प्रभाज्य बेटा बताएं, इसमें इस बिलियन में विलय का मोल प्रभाज्य बताएं, तो आप क्या करेंगे? विलय का मोल प्रभाज्य अगर आपको निकालना है तो स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये किसके मोल प्रभाज्य होगा? ये विलय के मोल प्रभाज्य, विलय का मोल प्रभाज्य। विलय का मोल प्रभाज्य क्या हो गया? स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो इस फॉर्मूला का इतना सब पार्ट आपकी समझ में आ गया। ये क्या है? विलय पदार्थ का मोल प्रभाज्य। अब कुछ ऊपर की संरचना समझने, ये वाला पोर्शन समझिए। हमने क्या किया है, जो बिलियन बनाया है इसमें कंडीशन है, इसमें हमने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया विलायक में। अवाष्पशील विलय पदार्थ कौन सा होता है? जो वाष्पित नहीं होता। जैसे मैंने जल ले लिया विलायक के रूप में, ठीक है, उसमें मैंने NaCl मिला दिया, नमक, जो वाष्पित नहीं होता। तो जो विलयन हमारे पास बन के आया, उस विलयन की कंडीशन क्या होगी? वो एक ऐसा विलयन होगा जिसमें एक अवाष्पशील विलय पदार्थ घुला होगा। ठीक है, अब अवाष्पशील तो उसकी तो कोई वाष्प है ही नहीं, वो वाष्पित नहीं हो रहा है। बट जिस विलायक में आप उसे घोलेंगे उसका कुछ ना कुछ तो वाष्प दाब होगा। ठीक है, कोई वाष्प दाब होगा। जैसे मैंने मान लिया इस विलायक का वाष्प दाब था P0। स्टार्टिंग में जो जल लिया था मैंने, उसका वाष्प दाब था P0। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया? एक अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया। ठीक है, विलयन बना लिया। अब क्या होगा? जो वाष्पित हो रहा था विलायक, उसमें आपने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया। अब अवाष्पशील विलय पदार्थ ना तो स्वयं वाष्पित होगा और ना उसे वाष्पित होने देगा, यानी कि उसके वाष्प दाब को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, सपोज अब जो विलयन बन के आया उसका वाष्प दाब आया PS, P फॉर प्रेशर, S फॉर सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब। अब अगर मैं कहूं कि जो इसका जल था, इसका जो विलायक था, अब कितना रह गया विलयन बनने के बाद? तो पहले ज्यादा होगा और ये अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला देने के बाद उसका वाष्प दाब घट जाएगा। मतलब इनमें एक कमी हो जाएगी, और इस कमी को हम लोग साइंस की भाषा में यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अवनमन। क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? अवनमन। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे अवनमन। तो ये अवनमन कैसे निकाला जाएगा? अवनमन निकालने के लिए क्या करते हैं? ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करते हैं। मतलब ज्यादा किसका होगा? जल का ज्यादा था। ठीक है, जल विलायक का ज्यादा था, और विलयन बनने के बाद उसका जो वाष्प दाब था वो घट गया, क्योंकि उसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया। तो हमने क्या किया? P0। ठीक है, ये किसका था? विलायक का। जल का पहले ज्यादा था, ये तो P0, उसमें से किसका लेस कर दे? अब विलायक का, सॉरी विलयन का। तो ये क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन। इसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में कमी, या क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। अब यदि इस वाष्प दाब के अवनमन में हम लोग P0 मतलब विलायक के वाष्प दाब से पुनः डिवाइड कर दे, तो इस शब्द को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ये कहलाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, इस शब्द को ऐसे करके बोलेंगे P0 माइनस PS। ये क्या था? ये था वाष्प दाब में अवनमन। ये कैसा हो गया? अगर अनुपात में ले लिया तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इस डेफिनेशन पे आते हैं, ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
और ये क्या कहलाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। और विलेन कैसा है आपका, विलेन ऐसा है जिसमें कोई एक अबाष्पशील विलेय पदार्थ घुला हुआ है। अब बात करते हैं आपके इस पे, ठीक है, देखते हैं। इस नियम को सन 1887 ईस्वी में राउट नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, ठीक है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रखेंगे या निश्चित कह सकते हैं आप यहाँ पे, तो स्थिर ताप पर किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त, मतलब एक ऐसा विलयन है जिसमें कौन घुला हुआ है, अबाष्पशील विलेय पदार्थ। तो किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के, एक शब्द लिया था विलयन के, ये क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित कौन, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कंप्लीट। ये क्या हो गया, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये क्या हो गया, विलयन में विलेय का मोल प्रभाज। तो आप ऐसे कह सकते हैं इसे, इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी अबाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात ये हमने फार्मूला ले लिया, ये कह रहा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और ये विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज। जहां करके हमने लिख दिया है P0 बराबर विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, PS सॉल्यूशन, तो विलयन का वाष्प दाब, N विलायक के मोल, कंप्लीट, N विलेय के मोल। अब ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है। इससे एक फार्मूला और बन सकता है, ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। ये जो फार्मूला आपका अभी आया था, इस फार्मूले के आगे का पार्ट क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ मोल, ठीक है, ये विलेय के मोल है, ये विलायक के मोल और ये अगेन विलेय के मोल। अगर मैं कह दूं कि आपका विलयन अति तनु है, तनु का मतलब होता है जिसकी सांद्रता कम हो, मतलब उसमें विलेय बहुत कम मात्रा में घोला गया हो, ठीक है। तो अति तनु विलयन की कंडीशन में उसमें विलेय की मात्रा कम होती है, अर्थात विलेय के मोल कैसे होंगे, कम, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलयन है, इसमें से इस विलेय के मोल को हम लोग क्या मान लेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, उनको नगण्य मान लेंगे। घोला तो गया है इसलिए ये वाला N तो रहेगा, ठीक है, बट उस विलयन में अल्प मात्रा होने की वजह से, विलेय की तनु विलयन होने की वजह से इस N को हम लोग क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इसके बाद इससे एक फार्मूला और बन सकता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N। अगर इस N को हमने निग्लेक्ट मान लिया तो क्या बचेगा, केवल कैपिटल N। एक फार्मूला ये बन जाएगा, लेकिन ये फार्मूला केवल किन विलयनों पे अप्लाई होगा, तनु विलयनों पर। जो तनु विलयन होंगे ये फार्मूला केवल उन्हीं पर अप्लाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। अब इससे और भी आगे बात हो सकती है, तो ये हो सकता है, ठीक है। इसके एक फार्मूला और बन सकता है, हम लोग जानते हैं मोल बराबर, ठीक है, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार, ठीक है। ये विलेय के मोल है तो विलेय का मोल बटे विलेय का भार, विलायक के मोल है तो विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। इससे फार्मूला और क्रिएट हो सकता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल N। N को रिप्लेस कर सकते हैं काय से, भार बटे अणु भार से, तो हमने कर लिया भार बटे अणु भार, ठीक है। और बटे, इसे भी कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, भार बटे अणु भार से, कैपिटल ले लेना इससे, ठीक है, भार बटे अणु भार से। अब भिन्न के नीचे भिन्न है तो इसे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लो, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी, M कहा जाएगा ऊपर, ठीक है, और W कहा जाएगा नीचे। एक ये फार्मूला बनके आ सकता है। अब इस फार्मूला में ध्यान देना, ये विलेय पदार्थ का भार है, ये विलेय पदार्थ का अणु भार है, जो भी घोला जाए, ये विलायक का अणु भार है और ये विलायक का भार है कि कितने ग्राम विलायक में घोला गया है, ठीक है, और कितने ग्राम विलेय घोला गया है। तो अब इससे आप लोग आंकिक प्रश्न कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलिए एक दो आंकिक प्रश्न भी बात कर लेते हैं। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। क्या है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित ताप पर, ताप का यहाँ पे ज्यादातर रोल नहीं होता, ठीक है, स्थिर ताप रखेंगे या निश्चित ताप रखेंगे। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा C6
C2H6। फार्मूला की आवश्यकता अणु भार निकालने में होगी, ठीक है। बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg है, ठीक है। बेंजीन दिया है, उसका वाष्प दाब दे रखा है। आगे उसी ताप पर, ताप को क्या रखा है, स्थिर रखा है। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में, उसी ताप पर 78 ग्राम मतलब इसी बेंजीन में घुलित एक अवाष्पशील ठोस, मतलब कैसा ठोस है, अवाष्पशील ठोस के कितने ग्राम है, 2 ग्राम युक्त 1 बिलियन का वाष्प दाब 195 mmHg, मतलब बिलियन का भी वाष्प दाब दे रखा है, ठीक है। तो ठोस के अणु भार की गणना कीजिए, मतलब ठोस जो भी घोला है उसका आपको अणु भार ज्ञात करना है। इसकी थोड़ी सी संरचना बना लें, इसके बाद समझ में आ जाएगा। ये क्या किया है, इनमें बेंजीन लिया है, ठीक है। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। इसमें एक अवाष्पशील विलय घोला है, कितने ग्राम, 2 ग्राम। मुझे नहीं पता कौन सा अवाष्पशील विलय पदार्थ घोला है, और इसकी मात्रा दे रखी है 2 ग्राम, ठीक है। और कितने ग्राम बेंजीन में घोला है, तो बेंजीन का आपको दे रखा होगा 78 ग्राम, 78 ग्राम बेंजीन। तो इसका कैपिटल W दे रखा है 78 ग्राम इस बेंजीन में घोला गया है। तो जो बिलियन आ रहा है, बिलियन, ठीक है। इस बिलियन का वाष्प दाब दे रखा है 195 mmHg, ये इसका इकाई होता है, ठीक है। और ये बिलियन का वाष्प दाब दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, ये PS बराबर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये बेंजीन है, तो विलायक के वाष्प दाब की भी आवश्यकता पड़ती है, तो विलायक का वाष्प दाब दे रखा होगा। बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 200 mm। ये कैसे, P0 बराबर कितना दे रखा है, 200 mmHg, ये दे रखा है, ठीक है। और कह रहा है ना कि विलेय पदार्थ का अणु भार ज्ञात करो, क्या निकालना है आपको, m बराबर कोष्ठक, ठीक है। इसका अणु भार कितना आएगा, बेंजीन का, इसका अणु भार आप काउंट कर सकते हो। C पे कितना होता है, 12, 12 6 72, H पे कितना होता है 1, 6 कम 6, तो कितना आएगा 78, तो इसका अणु भार भी 78 आएगा, और भार भी इसका कितना दिया, 78 दे रखा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो गया ये। अब आप देखते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, आप यहां से देखिएगा, अगर 2 ग्राम घुले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 2 ग्राम बहुत लिटिल बिट मात्रा है, तो विलेन कैसा बनेगा, तनु विलेन बनेगा, ठीक है। तनु विलेन के लिए हम लोग क्या फार्मूला लेते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल क्या आएगा, स्मॉल n बटे कैपिटल प्लस स्मॉल n, लिटिल बिट मात्रा होने की वजह से उसे निग्लेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब P0 कितना दिया है, 200 mmHg, 200 mm, ठीक है, 200 दे रखा है। फिर माइनस PS, विलेन के लिए कितना दिया है, 195 अपॉन अगेन 200 इज इक्वल, अब आप इस पे आ जाते हो, स्मॉल n, ये तो भार बटे अणु भार, तो इसका भार कितना दिया है, 2 बटे अणु भार n, यही हमें क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बटे। अब इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, कैपिटल W बटे कैपिटल M, तो दोनों की वैल्यू कितनी दी है, 78 और 78, तो यह आ जाएगा 78 अपॉन 78, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 1। अब क्या देखें, हमें क्या करना है, इसमें से इसे लेस कर देना, कितना बचेगा, 5 अपॉन कितना है, 200 इज इक्वल 2/m, क्रॉस मल्टीप्लाई, m बराबर कितना जाएगा, 5, m बराबर कितना आ गया, 80, इसका कोई यूनिट नहीं था, इसका अणु भार आ गया, कितना आया, 80। ये कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हो। अब इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, ठीक है, उस पर बात करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 298 केल्विन, तो टेम्परेचर को तो यहाँ पे स्थिर रखना, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर में कोई इसी ताप पर स्थिर रखा, इससे कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसका आगे देखते हैं,
पर जल का वाष्प दाब, ये जल का वाष्प दाब दे रखा है, ठीक है, जल का वाष्प दाब, जल कौन होगा, विलायक, ठीक है, जल का वाष्प दाब इतना है, mmHg का इसका यूनिट है। इस ताप पर यूरिया NH2CO NH2 ये फार्मूला हुआ करता है यूरिया का, ठीक है, के 5% जलीय विलयन का, इस बात को समझना है, 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसका एक संरचना बना लेते हैं। जो विलयन बन रहा है यहाँ पे विलयन, उसमें कौन घोला गया है, यूरिया, ठीक है, NH2CONH2, ये लैब में बनने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यूरिया, ठीक है, जो बोहलर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। अब इधर क्या आता है, जल, H2। अब इस बात को समझो, 5% जलीय विलयन, परसेंटेज 100 में लेके चलते हैं, इसका मतलब 5%, क्योंकि 5 ग्राम यूरिया घुला है, ठीक है, कितना, 5 ग्राम, स्मॉल w बराबर 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम काय में, बिलियन में। तो जब प्रतिशत लेके चलते हैं तो बिलियन कितना रहा होगा, 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 में से अगर हम लोग विलेय घटा दें तो कौन मिल जाएगा हमारे लिए, विलायक, ठीक है, जल की मात्रा मिल जाएगी। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से, कितना आएगा ये, 95 ग्राम। इस बात को समझिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक ऐसा बिलियन लिया है जिसमें 5 ग्राम यूरिया घुला है, तो बिलियन में अगर 5 ग्राम यूरिया घुला है, क्योंकि परसेंटेज 100 में आती है, तो बिलियन कितना रहा होगा, 100 ग्राम। 5 ग्राम आप यूरिया को निकाल दो, तो जो शेष रह जाएगा वो कौन होगा, विलायक, जिसमें घोला गया है, और घोला किसमें गया है, जल में। तो जल कितना बचा, 95 ग्राम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगर इसके अणुभार की बात करें, इसके भी अणुभार की और इसके भी अणुभार की, क्योंकि आवश्यकता पड़ने वाली है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके अणुभार की, इसमें n कितने, 2, एक n का होता है 14, 2 का कितना लगेगा, 28। ओवरऑल अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका अणुभार आएगा आपका 60, ठीक है, और इसका अणुभार आता है 18, ठीक है। ये काउंट करना आपको आता होगा पहले से, ठीक है। अब देखते हैं, इसके लिए राउल्ट का नियम रखते हैं, राउल्ट के नियम से क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल। पर एक बात बताइए, 100 ml बिलियन में, ये 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम विलय घुला है, ये मात्रा बहुत कम है। इसका मतलब ये विलयन कैसा है, तनु विलयन हुआ। और तनु विलयनों के लिए मैंने आपको बताया हुआ, यहाँ पे ये n क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें इन्हें कहा है कि इस ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। मतलब यूरिया के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, अर्थात क्या निकालना है आपको, पीएस निकालना है। तो विलायक का वाष्प दाब ये होता है, ये कितना दे रखा है, विलायक कौन है, जल, जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है कितना, 23.75 माइनस पीएस बड़े अगेन 23.75 बराबर, ठीक है। स्मॉल n, इसकी जगह क्या लगाएंगे, भार बटे अणुभार, कितना आएगा, इसका भार कितना है 5 और ये कितना 60, 5/7 और ओवरऑल इसके बटे कैपिटल N, तो ये मोल होता है भार बटे अणुभार। यहाँ पे इसका भार कितना है 95 अपॉन कितना आएगा 18। अब भिन्न के नीचे भिन्न, ये क्या कर लो आप, पलट लो, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ से हटके 18 कहाँ आ जाएगा, 95 कहाँ आ जाएगा। अब इसे आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर इसे काटेंगे आप, ठीक है, तो आप इसे अगर आप लोग काट रहे हो तो आएगा इसमें, ठीक है, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 0 आ गया, ठीक है। अब और काट सकते हैं इसके लिए, 5 चौक 20 कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं इधर के लिए, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करना है हमारे लिए, 23.75 माइनस पीएस अपॉन
23.75 बराबर, यहाँ कितना रह गया आपका 3, ठीक है, और बटे कितना है 2 और 95, तो यहाँ का हमने केवल क्या ले लिया 3 ले लिया, हमने लिया 3 अपॉन, ठीक है, और इधर तो कुछ शेष नहीं लिया। अब यहाँ पे कितना 2 और 95, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 190, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है 190। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये किसके फेवर में आएगा, इसके फेवर में आएगा, जब इसके फेवर में आएगा ये इधर जाएगा, तो आएगा 23.75 माइनस PS बराबर, ये इधर आ जाएंगे 23.75 3 बटे, ये जो इसके फेवर में आएगा वो कहाँ चला जाएगा बटे, कितना आएगा 190, 23.75 माइनस PS बराबर, अगर आप इसका गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करके इससे आप डिवाइड करेंगे, अगर इसका गुणा करेंगे आएगा 7125 अपॉन 190, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.375, ये आपको मिलेगा अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमारे लिए, माइनस PS बराबर 0.375, ये वाला जो पोर्शन था ये वाला इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 23.7, ठीक है, इसमें से इसे लेस करो तो माइनस की वैल्यू ज्यादा है, तो इसे इसमें से लेस करने के बाद आपका बचेगा 23.37, और कहीं बचेगा माइनस में, ये ज्यादा है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो PS बराबर 23.37। अब इसका ऊपर से यूनिट देख लेंगे, यूनिट क्या है बेटा mmHg, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखना यहाँ पे बस थोड़ा सा बेटा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको देखना होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो के लिए आगे मिलता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान से।